मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों आज इस सेशन का है 52वां दिन। इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल है, जल्दी से सॉल्व करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि खासकर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। इसलिए हम हर तरीके के, हर चैप्टर के फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते हुए चल रहे हैं हर सेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। कोई रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है और 2 सेकंड में रुक जाती है, तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आपको तुरंत एक्सेलरेशन कितना दे दिया गया, कितना दे दिया गया दोस्तों, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यानी रुक रही है। जब भी चीज मंदन हो, रिटार्डेशन और रुके कोई चीज, तो दोस्तों एक्सेलरेशन हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रुक रही है, तो दोस्तों इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हमें प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए। ठीक है, और हमको निकालना है क्या है दोस्तों, दूरी निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं गति का कौन सा इसमें समीकरण लगाएंगे, दूसरा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हमको दूरी निकालना है, हमारे पास प्रारंभिक वेग है ही नहीं, समय भी हमारे पास है, त्वरण भी हमारे पास है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका प्रारंभिक वेग निकालने के लिए क्या लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दोस्तों आपका अंतिम वेग कितना आ चुका है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ चुकी थी। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों हमको निकालना है। त्वरण दोस्तों आपको कितना दिया है, -6, और टाइम दोस्तों आपका कितना है, 2। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपको सॉल्व करने पे, आंसर करिए बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण में आपकी दोस्तों दूरी आ जाएगी। ठीक है, जैसे दोस्तों प्रारंभिक वेग हमें कितना आ चुका है, 12, समय कितना था दोस्तों हमारे पास, 2, 1/2। दोस्तों त्वरण कितना था, -6, और टी आपका कितना था दोस्तों, 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है दोस्तों, 2 से ये 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 2 24, -6 2 12। ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर दोस्तों आपका 12 भी आएगा, यानी आपका कितनी दूरी चली दोस्तों, 12 मीटर की। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी टेबल पर स्थित है, वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान कितना होगा। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों ये कोई टेबल है, ठीक है, इस पे कोई दोस्तों वस्तु रखी है 9 किलोग्राम की। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, उन्होंने क्या कहा, स्थित है, यानी वस्तु किस में है, आपकी रेस्ट में है, स्थित है। तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा दोस्तों, इसका जो नेट फोर्स होगा आपका, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन, ऑप्शन डी। जब कोई इस पर बल लग ही नहीं रहा है तो क्या होगा, बल उसका 0 होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सबके सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवाट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। चलिए बताइए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका।
बताइए दोस्तों, जो भी आपके वोल्टेज या विभवांतर में आपका जो परिवर्तन होता है क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका विभवांतर में परिवर्तन हुआ है कितना हुआ है, 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट आपका परिवर्तन हुआ है दोस्तों। हमको ऊर्जा निकालना है, यानी हमको कितना कार हुआ है ये हमको फाइंड करना है। और 400 चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों निकाल लीजिए आप वर्क क्या होगा। 1 किलोवाट को दोस्तों हम लिख सकते हैं 10⁻³ वाट मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोस्तों सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, सॉरी कूलम नहीं आएगा, जूल आएगा, क्योंकि हमको वर्क निकालना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए दोस्तों बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्बन है, ये हमको ऑक्सीजन दिया गया है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है, और दोस्तों मॉलिक्यूल इसका एक ही है कार्बन का। ठीक है, ऑक्सीजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं। कितना होता है दोस्तों इसका, बताइए परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का, 16 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 12 रेशियो 32। दोस्तों किससे कट हो जाएगा, 4 से। 4 3 12, 4 8 32। तो दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा इसमें, 3:8। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, बताइए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या है दोस्तों, एक पीएच स्केल है दोस्तों। जो 7 नंबर होता है 7 दोस्तों, वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, निष्क्रिय होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप 7 से कम पे जाएंगे, यानी 6 5 4 3 2, तो वो वस्तु आपकी क्या होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। और दोस्तों अपन 7 से ऊपर जाएंगे, जैसे 8 9 10 11 12, तो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक क्षारीय होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एसिड का कलर कैसा होता है, रेड। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बेस का सबसे कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विलयन पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। आंसर कीजिए दोस्तों, जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमोन, वेल, बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जेलीफिश में फिश जरूर है, लेकिन ये एक फिश नहीं होती है। वेल दोस्तों आपकी क्या है, एक मैमल्स है। ठीक है, लेबस्टर भी आपका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों सालमोन एक मछली है इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सालमोन इनमें से दोस्तों क्या है, एक मछली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना की विशेषता क्या है, बताइए दोस्तों। तो दो प्रकार की आपकी कोशिकाएं होती है, एक तो आपकी यूकैरियोटिक होती है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक होती है। तो उन्होंने आपसे क्या पूछी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना की विशेषता पूछी है, तो बताइए यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना की क्या विशेषता है दोस्तों। इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, पीतल, कांस्य से जर्मन, चांदी में आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद होती है। यानी दोस्तों ये सारे आपके क्या हैं, एलॉय हैं, मिश्र धातु है। इनमें एक ऐसा कौन सा कॉमन मेटल है जो तीनों में यूज होता है, बताइए, जल्दी से बताइए। जो आपका दोस्तों ब्रास है, यानी पीतल। ठीक है, जो दोस्तों आपका कांस्य है, यानी आपका ब्रोंज। और दोस्तों जो आपका जर्मन सिल्वर है, इनमें कौन सा एक कॉमन यूज होता है। तो दोस्तों जो आपका पीतल है किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। ठीक है, जो आपका कांस्य है, ब्रोंज है, तो किससे बनता है, कॉपर और टिन से।
दोस्तों आपको जर्मन सिल्वर किससे बनता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए। कॉपर, जिंक और निकल से। ठीक है, तो देख पा रहे हैं दोस्तों तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉपर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, तांबा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए हेमेटाइट एक अयस्क है किसका, जल्दी से बताइए। मैंने कल ये आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने सारे आपको और कराए थे, जल्दी से बताइए। हेमेटाइट दोस्तों किसका अयस्क होता है, लोहे का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोहे का अयस्क कौन सा होता है, हेमेटाइट। और दोस्तों लेड का अयस्क कौन सा होता है, शीशे का, जल्दी से बताइए। ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सा होता है दोस्तों, गैलेना। ठीक है, गैलेना शीशे का अयस्क है दोस्तों। जिंक का अयस्क बताइए, जिंक, जिंक का क्या होता है दोस्तों, जिंकाइट। ठीक है, जिंकाइट से दोस्तों जिंक निकालते हैं दोस्तों। और मैग्नीज, मैग्नीज का अयस्क भी बता दीजिए दोस्तों, मैग्नीज का अयस्क कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो मैग्नेटाइट होता है ये मैंगनीज का भी और होता है और साथ ही साथ आपका आयरन का भी और होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मैग्नीसाइड जब भी आए, अगर मैंगनीज ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो आयरन उसका आंसर होगा सही। ठीक है, कोई भी डाउट दिमाग में मत रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड एट द बैक्टीरिया। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों किसकी खोज की थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक, न्यूक्लियस की खोज की थी। और दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका। ठीक है, यानी सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनका ऐसा कोई खास योगदान नहीं है रॉबर्ट कोच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाता है, जल्दी से बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन ले जाता है ऑक्सीजन अपनी बॉडी में, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेड ब्लड सेल विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी आपसे लाइव भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो लाइव दोस्तों किसकी होती है, 1 से 120 दिन होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, कोई भी ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जो उसमें भाग भी लेती हो और अपने आप को परिवर्तन भी ना करती हो, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, बताइए। तो दोस्तों मान लीजिए कि एग्जाम्पल से आपको समझा दूं मैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो भी रिएक्शन होती है, उसमें जो दोस्तों सनलाइट होती है वो किसका कार्य करती है, एक उत्प्रेरक का कार्य करती है, लेकिन वो अपने आप को परिवर्तित भी नहीं करती है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में दोस्तों पार्ट भी लेती है और चेंज भी नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, बताइए। हु इज़ द मोस्ट टेंसाइल, बताइए दोस्तों डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो दोस्तों मैं आपको कई बार कर चुका हूँ, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी, तन्यता दोस्तों होती है आपकी सोने की। ठीक है, गोल्ड की। ठीक है दोस्तों, लगभग 1 ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर लंबे तार में खींच सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा दो ऑप्शन दिए हैं आपको, सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों गोल्ड की, गोल्ड के बाद होती है दोस्तों सिल्वर की, सिल्वर के बाद दोस्तों आपकी होगी कॉपर की, और कॉपर के बाद होगी आपकी आयरन की। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उससे क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, बताइए दोस्तों। वैन मिल्क इज कर्ड vigorously what causes the cream to separate from it, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों जब भी, ठीक है, दूध को मथा जाता है, यानी उसमें दोस्तों एक घुमाया जाता है उसको, तो एक बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, जिससे दोस्तों दूध बाहर की ओर फक जाता है और मक्खन बीच में इकट्ठा
हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भार की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? ये कोई भी सर्कल है दोस्तों, ये आपका केंद्र है दोस्तों, सेंटर है, इससे बाहर की ओर कोई भी बल लगता है, ठीक है दोस्तों, तो इस बल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है दोस्तों, ये भी इसी फोर्स पे वर्क करती है। ठीक है, अब केंद्रीय बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से करिए आंसर। व्हाट इज द कॉल्ड द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ध्यान रखिए, जब भी दोस्तों कोई भी जीव की जबकि आंतरिक संरचना का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? एनाटॉमी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हिस्टोलॉजी में दोस्तों किसकी स्टडी करते हैं? जल्दी से बताएंगे। टिश्यूज की, यानी ऊतक, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं हम? कोशिका का। किसका करते हैं दोस्तों? कोशिका का, यानी सेल का। और दोस्तों मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी शेप का क्या किया जाता है दोस्तों? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई भी पूछ सकते हैं, मैंने सबका बता दिया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल्दी से आंसर करेंगे। निम्न में से किसके पास रक्त नहीं है किंतु श्वास लेता है? बताइए। जिसके पास ब्लड नहीं है फिर भी श्वास लेता है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आपका हाइड्रा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा में दोस्तों आपका क्या होता है? रक्त भी नहीं होता है और ये श्वास भी लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन से उपस्थित होती है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। विच ऑफ दिस मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा पेनक्रियास होता है, ठीक है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं दोस्तों, पेनक्रियास से दोस्तों क्या स्रावित होता है, क्या सीक्रेट होता है दोस्तों? पेनक्रियास की जो दोस्तों बीटा सेल होती है, उससे इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन लगा। इंसुलिन दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है? पेनक्रियास के बीटा सेल से। ठीक है दोस्तों, अगर इंसुलिन की कमी आ जाए तो दोस्तों क्या होगा? आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन में क्या उपस्थित रहता है? जिंक उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन कवर करे? 4 क्वेश्चन कवर करे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने आपके सामने क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये दोस्तों क्या लगे हैं? सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यही सैटेलाइट को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सोलर सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? बताइए, वाहन से होने वाला इनमें से प्रदूषण कौन सा नहीं है? बताइए। हाइड्रोजन आपका आंसर होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका आंसर होगा, या सल्फर डाई आपका आंसर होगा? चलिए बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के आपके वाहन प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? एसिड रेन करते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। जब फॉरवर्ड रिएक्शन दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? जल्दी से बताइए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपके दो रिएक्टेंट है ए और बी, ठीक है, ये आपका सी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाद में सी आपका ए और बी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर इनकी रेट बराबर हो जाए तो यही आपको दिया है, जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है दर है बैकवर्ड रिएक्शन दर के बराबर हो जाए तो वह स्थिति क्या होगी दोस्तों? इक्विलिब्रियम स्टेट की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है,
और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।